हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स की। तो सबसे पहली बात की रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन ये बाउंड्री फेनोमेनन है। आप देखें कि मैंने डायग्राम बना रखे हैं दो रोप्स के। मान लो दो स्ट्रिंग्स हैं, एक थिक स्ट्रिंग है थोड़ी सी मोटी और एक ये थिन स्ट्रिंग है, पतली सी स्ट्रिंग है। मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों स्ट्रिंग्स की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो होगी डिफरेंट। जो मोटी स्ट्रिंग होगी उसकी लीनियर मास डेंसिटी होगी ज्यादा, जो पतली उसकी होगी कम। मान लेता हूं मैं कि मोटी वाली स्ट्रिंग में वेव की स्पीड है v1। वेव की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? लीनियर मास डेंसिटी पे। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ जो मोटी स्ट्रिंग होगी उसकी यूनिट लेंथ में ज्यादा मास होगा, है ना। तो मीडियम चेंज होगी तो वेव की वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई न्यू। तो न्यू चेंज होगा, न्यू ज्यादा किसके लिए होगा? मोटी वाली स्ट्रिंग के लिए। तो यहां स्पीड कम होगी आपकी। मान लो मैं कि इस मोटी वाली स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी है v1, वेव की वेवलेंथ है λ1 और इसकी लीनियर मास डेंसिटी है ν1। लीनियर मास डेंसिटी चर्चा कर चुके हैं अपन, मास पर यूनिट लेंथ। पतली वाली स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी है v2, वेवलेंथ है λ2 और इसकी लीनियर मास डेंसिटी मान लेते हैं ν2। अब इस वाले पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, ये पॉइंट P बोलूं मैं इसे, पॉइंट P। तो आप देखेंगे पॉइंट P जो है वो दोनों रोप्स को सेपरेट कर रहा है ना। P से जस्ट पहले मोटी वाली रोप है, P के जस्ट बाद ये पतली वाली रोप है। तो P जो है वो बाउंड्री है दोनों रोप्स के बीच में। तो कोई वेव जनरेट करेंगे आप, अगर कोई वेव यहां पे आएगी तो इस वाले पॉइंट पे, मतलब बाउंड्री, वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन कैसे फेनोमेनन है, ये है बाउंड्री फेनोमेनन। तो जब वेव मान लो मोटी पतली कहीं से भी ला सकते हैं आप। मान लो कि यहां से वेव जनरेट करी हमने थिक वाले थिन जो मोटी स्ट्रिंग है उस पे, तो यहां पे वेव ट्रेवल करते हुए पहुंचेगी पॉइंट पी पे। लेकिन पी के बाद दूसरा मीडियम है, पतली स्ट्रिंग है, लीनियर मास डेंसिटी डिफरेंट है, तो पी एक बाउंड्री है वेव के लिए। तो जैसे ही वेव पहुंचेगी पी पे, मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होगा तो दो चीजें होंगी, वैसे होती है तीन चीजें। एनर्जी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ एब्जॉर्ब भी होगा। हम यहाँ पे आइडियल फेज की बात कर रहे हैं तो हम लॉसेस कंसिडर नहीं कर रहे, तो एब्जॉर्प्शन कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब वेव यहां से पहुंचेगी, यहां से ट्रेवल करती पहुंचेगी पॉइंट पी पे, तो दो फेनोमेनन होंगे। वेव इंसिडेंट हुई, मान लो एम्पलीट्यूड AI के साथ। तो जब ये वेव पहुंचेगी पॉइंट P पे तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसका, मान लो रिफ्लेक्टेड पार्ट का एम्पलीट्यूड है वेव का AR, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा AT मान लेता हूं मैं। AI क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। AR क्या बोला मैंने? एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। AT क्या है? ट्रांसमिटेड वेव। तो सबसे पहली बात की क्या क्या चीजें सेम हो सकती हैं, मैं बहुत डिटेल जाननी चाहता इस पे, तो छोटी सी बात है, आप सुन लो, चाहो तो अपनी भाषा में लिख लो। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव ये दोनों इसी मोटी वाली स्ट्रिंग में है। तो अगर इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी बोलूं या रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी बोलूं, वो होनी चाहिए सेम, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम पे। इंसिडेंट वेव भी दौड़ रही है मोटी वाली स्ट्रिंग पे, रिफ्लेक्टेड वेव भी दौड़ रही है मोटी वाली स्ट्रिंग पे। मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटीज सेम होंगी। फ्रीक्वेंसी तो है सोर्स की प्रॉपर्टी, वो मीडियम पे डिपेंड करती नहीं, इसलिए फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की, रिफ्लेक्टेड की या ट्रांसमिटेड की, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। डिफरेंट क्या होगा? मीडियम डिफरेंट है तो वेव की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की वेलोसिटी होगी सेम क्योंकि सेम मीडियम में है। ट्रांसमिटेड की वेलोसिटी होगी डिफरेंट क्योंकि मीडियम चेंज कर गई। वेवलेंथ, वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तीनों के लिए, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो मैं पहले एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं मानता हूं कि अगर पावर लॉसेस नहीं हो रही तो जितनी पावर इंसिडेंट हुई होगी तो वो इंसिडेंट पावर गई कहां? तो कुछ पावर ले गई ट्रांसमिटेड वेव, कुछ पावर रिटर्न लेकर आ गई रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड पावर प्लस ट्रांसमिटेड वेव की पावर। ये हमने कंसिडर करा कब? जब लॉसेस नहीं है। जब आप हायर इंजीनियरिंग के फिजिक्स में जाएंगे तो लॉसेस की भी बात वहां पे हो रही होगी। फिलहाल हमारे डोमेन में नहीं है लॉसेस, तो हम लॉसेस नहीं मान रहे। हम मान रहे हैं कि जो इंसिडेंट की पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई दो जगहों पर, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड।
पावर का फॉर्मूला पहले पढ़ा रखा है आपको, मैंने बकायदा एक लेक्चर लिया था एनर्जी इंटेंसिटी और पावर पे। तो पावर का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर न्यू वी। ये पावर का फॉर्मूला लेकर आए थे अपन। तो इंसिडेंट वेव की बात करते हैं, पहले अपन आ जाओ। इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड कितनी है? ए आई बोला ना मैंने, ए आई। आई फॉर इंसिडेंट, आर फॉर रिफ्लेक्टेड, टी फॉर ट्रांसमिटेड। तो 2 पाई स्क्वायर ए आई स्क्वायर, इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एफ स्क्वायर, न्यू की जगह न्यू वन, वी की जगह वी वन। क्लियर है पॉइंट? अब आ जाओ रिफ्लेक्टेड। तो 2 पाई स्क्वायर, रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड मान ली मैंने ए आर, देखो ए आर लिख दिया। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, एफ स्क्वायर। और न्यू की जगह न्यू वन ही लूंगा मैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव भी मीडियम वन में है, मोटी वाली स्ट्रिंग में, जिसका न्यू वन माना है मैंने मास डेंसिटी। ट्रांसमिटेड, ये मीडियम चेंज सेकंड वाले रूप पे आ गई। तो प्लस 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए टी स्क्वायर, ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड। और ट्रांसमिटेड वेव है सेकंड रूप में, इसकी लीनियर मास डेंसिटी मैंने मान ली न्यू2, वेव की वेलोसिटी मीडियम में v2। जो काट पीट सकते हैं काट दिए, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सब जगह कैंसिल। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट टी बाई न्यू। मतलब आप लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं तो वी स्क्वायर, इधर नीचे कर, न्यू इज इक्वल टू टी बाई वी स्क्वायर। ये हमने वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करा हुआ था, है ना। तो अब इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपन। आइए देखिए, न्यू यहां पे बात करो, ए आई स्क्वायर, ध्यान देना, ए आई स्क्वायर न्यू वन, तो न्यू वन लोगे तो यहां वी वन लेना पड़ेगा, तो टी अपॉन वी वन स्क्वायर, ये न्यू वन की जगह इंटू वी वन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, टेंशन सेम लेंगे अपन। क्यों भाई? सोचो इस कॉमन पॉइंट पे इधर टेंशन कुछ और होगा, इधर टेंशन कुछ और, तो रोप टूट जाएगी आपकी। तो टेंशन थ्रू आउट जो है वो रोप में सेम ले रहे हैं अपन। अब आ जाओ इस वाले पे, यहां क्या बचा, ए आर स्क्वायर न्यू वन, तो न्यू वन की जगह क्या, यहां पे वी वन छूट गया मेरा, वी वन भी होगा, न्यू वन की जगह वही टी अपॉन वी वन स्क्वायर और इंटू वी वन, सुधार देना, वी वन छूट गया था, इंटू वी वन प्लस, अब इधर आते हैं, ए टी स्क्वायर न्यू टू की जगह, अगर न्यू टू मतलब सेकंड मीडियम में आ गए तो वेलोसिटी वी टू लेंगे, तो यहां न्यू टू लोगे तो यहां वी टू, मतलब यहां आ गया टी अपॉन वी टू स्क्वायर इंटू वी टू। अब जो काट पीट सकते हैं आप काट दें, जैसे कि वी वन कट गया यहां से, एक वी वन ये कट गया, एक वी टू ये कट गया, टेंशन टी कॉमन है सब में, टेंशन टी काट लिया मैंने, ये आ गया ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, वी वन उधर भेज दें तो आ गया ए टी स्क्वायर, वी वन यहां इसको इधर ले क्या है, बस कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, वी वन उधर ले क्या, वी वन उधर भेज दिया, तो आगे बोलिए वी वन अपॉन वी टू। इसे मान लें आप इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास अननोन टर्म्स कितने हैं, तो इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड हमें मालूम होगी, हमें मालूम करनी है कि रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड्स कितनी है। तो ये आ गई पहली इक्वेशन दोनों को सॉल्व करने के लिए। अब जरा पॉइंट पी पे ध्यान देना, पॉइंट पी की डिस्प्लेसमेंट थिकर स्ट्रिंग के नजरिए से देखें तो क्या होनी चाहिए, ए जो रे वेव इंसिडेंट हो रही है उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, ए आई, रिफ्लेक्टेड की एम्पलीट्यूड कितनी है, ए आर, तो नेट एम्पलीट्यूड पी की कितनी हो गई, ए आई प्लस ए आर, क्योंकि इधर से जो वेव आ रही है, जो इंसिडेंट वेव आ रही है उसकी एम्पलीट्यूड है ए आई। ध्यान से सुनना था, जो वेव इंसिडेंट हो रही है उसकी एम्पलीट्यूड है ए आई, जो रिफ्लेक्ट हुई उसकी एम्पलीट्यूड ए आर, तो नेट एम्पलीट्यूड कितना हो गया पी का, ए आई प्लस ए आर। अब ट्रांसमिटेड वेव, ये पॉइंट पी तो इस वाले स्ट्रिंग में भी कॉमन है, तो ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड कितनी है, 80, तो पॉइंट पी की एम्पलीट्यूड होनी चाहिए 80 अकॉर्डिंग टू ये थिनर स्ट्रिंग, जो पतली वाली रस्सी है उसके मुताबिक इसकी एम्पलीट्यूड होनी चाहिए 80, ट्रांसमिटेड की वही है, लेकिन इस पी के इस तरफ आए तो एम्पलीट्यूड होनी चाहिए ए आई प्लस ए आर। इसका मतलब पॉइंट पी तो एक कॉमन ही पॉइंट है ना,
इसलिए लिख सकते हैं अपन ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी। आप अपने चाहे तो शब्दों में लिख सकते हैं ए आई प्लस ए आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट पी करस्पॉन्डिंग टू थिक स्ट्रिंग। जो मोटी वाली रस्सी है उसके मुताबिक ए आई इंसिडेंट हो रही है, इधर ए आर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो नेट एम्पलीट्यूड कितना हो गया ए आई प्लस ए आर पॉइंट पी का। पॉइंट पी का अगर मैं पतली वाली रस्सी के नजरिए से बात करूं तो पतली वाली रस्सी पे जो वेव ट्रांसमिट हो रही है उसकी एम्पलीट्यूड है कितनी 80, है ना, उसकी एम्पलीट्यूड है 80। तो पॉइंट पी के दो एम्पलीट्यूड्स कैसे हो, तो कॉमन पॉइंट है वो, तो पॉइंट ए आई प्लस ए आर बराबर होना चाहिए 80। कोई बोले कि डिफरेंट अगर इक्वल नहीं हुआ तो इक्वल नहीं हुआ तो ये रस्सी टूट जाएगी, एक ज्यादा ऊपर जाना चाहिए कम ऊपर जाना चाहिए, तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। ऐसा हो तो नहीं रहा यहाँ पे, इसलिए पॉइंट पी के लिए लिख सकते हैं आई प्लस ए आर इज इक्वल टू 80। इक्वेशन देखने के नजर से बहुत छोटी सी बात है लेकिन लोग समझ नहीं पाते, इससे आप ध्यान से देखें और समझें। क्लियर है पॉइंट ये एम्पलीट्यूड थिकर वाले स्ट्रिंग के नजरिए से, ये एम्पलीट्यूड जो पतली है स्ट्रिंग उसके नजरिए से, लेकिन पी तो कॉमन पॉइंट है दोनों में, ये दोनों बराबर होनी चाहिए वरना वो रस्सी टूट जाएगी। फिर अब दो इक्वेशंस हैं, दो नोट बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप खुद से सॉल्व कर लें। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड नजर आ जाएगी आपको V2 माइनस V1 बाई V2 प्लस V1 इंटू ए आई। आप चाहे तो यहां पे इसको फैक्टराइज कर दें, ए आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे ए आई प्लस ए आर इंटू ए आई माइनस ए आई प्लस ए आर की वैल्यू रख दें, तो फिर दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये इसलिए बोला मैंने कि सॉल्व करने में टाइम ज्यादा खर्च नहीं कर रहा मैं, मुझे रिजल्ट याद है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं। रिजल्ट मेरा सुझाव है कि आप भी याद रखें, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट इस्तेमाल करने को मिलेगा आपको ये। तो ये रही रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड होगी 2v2 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू ए आई मतलब इंसिडेंट। तो अगर एक वेव किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट हो, बाउंड्री कहने का मतलब क्या समझ में आता है आपने को कि वेव का होमोजीनियस नेचर जो है वो चेंज हो गया, मतलब मीडियम का कहना चाहिए मुझे, वेव का नहीं। अगर वेव किसी मीडियम पे ट्रैवल कर रही है, मीडियम अगर होमोजीनियस है थ्रू आउट, एक जैसी है मीडियम, तो वो प्रोग्रेसिव है, लगातार चलती चली जाएगी वेव। लेकिन अगर मीडियम में चेंजेस हुई, रस्सी पतली मोटी कुछ हुई अगर ऐसी, तो अनइवन हो जाएगा मीडियम। जैसी मीडियम अनइवन होगा वेव का रिफ्लेक्शन भी होगा, जैसे कि आपको बताया मैंने यहां पे वेव का ट्रांसमिशन भी होगा। रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि दोनों सेम मीडियम में ट्रैवल करती हैं। ट्रांसमिटेड वेव की वेलोसिटी डिफरेंट होगी क्योंकि मीडियम में डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड तीनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है सोर्स की प्रॉपर्टी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की जो एम्पलीट्यूड्स आए हैं, इन रिजल्ट्स को आप याद रखें, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। आप भूल गए तो वैसे कॉन्सेप्ट तो है ही हमारे पास, मुझे समझाने में जो टाइम लगा हो, अगर आपको समझ में आ गई बात तो 2 से ज्यादा मिनट नहीं लगेगा, आप रिजल्ट डिराइव भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हिट करना हो, इन रिजल्ट्स को याद रखें। अब इन रिजल्ट्स के मद्देनजर हमको स्पेशल केसेस को देखेंगे कि वेव अगर फिक्स बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है, फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, इसकी चर्चा करते हैं। फिलहाल वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें आप नोट कर लें। अब आइए स्पेशल केसेस की बात करते हैं अपन। पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, मतलब स्ट्रिंग का जो एक सिरा है वो फिक्स है, दीवार में, ये फिक्स्ड एंड। अब ध्यान देना, अगर फिक्स्ड एंड है तो मान लो कि इसमें वेलोसिटी v1 और दूसरे मीडियम में जो फिक्स्ड है आपका इसमें v2। रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड कितनी पढ़ी हमने, 2v2 बाई v1 प्लस v2 इंटू ए आई। ये ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड, v2 को नीचे कर दें तो आ गया 2ai बाई v2 बाई, मतलब यहां आ गया v1 बाई v2, v2 बाई v2 1। अब ध्यान देना, ये एंड जो फिक्स्ड है मतलब ये डेंसर है, हाईली डेंस है ये, है ना, तभी तो फिक्स हिल नहीं रहा वहां से, ये फिक्स्ड एंड है ये वाला।
तो अगर ये डेंसर है तो V2 की जो वैल्यू है वो काफी कम होगी V1 से। मतलब ही समझ लो, वॉल है, दीवार है आपकी, दीवार पे आपने रस्सी बांध दी, तो आपने जो वेव जनरेट करी यहां से, तो दीवार तक तो गई, लेकिन दीवार से आगे जब बहुत कम, आइडियली मैं बात करूं अगर, तो जीरो, कुछ नहीं जा रही है दीवार के उधर वेव, तो मान सकते हैं कि V2 नियरली जीरो है या फिर मच मच लेस देन V1 है ना। अगर ये दीवार अगर वॉल होती है तो वॉल होती तो यहां से वेव यहां से यहां तक तो आती, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाती, तो मान सकते हैं कि इसके आगे वेलोसिटी लगभग जीरो है या फिर V1 से बहुत कम है। तो अगर V2 V1 से बहुत कम है तो V1 बाई V2 बहुत ज्यादा होगा, है ना। अगर V2 कम है, डिनोमिनेटर इसकी बात करो, इसको मैंने सर्कल किया अभी, तो V2 कम है तो V1 V2 बहुत ज्यादा होगा। तो अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, आइडियली बोल सकते हैं नियरली इक्वल टू जीरो, मतलब के कोई वेव ट्रांसमिट नहीं हो रही यहां पे। वो डेंसर मीडियम में, मतलब यहाँ पे जो न्यू है इसका डेंसर कैसे पहचानते हैं अपन कि कौन सा मीडियम वेव के लिए डेंसर है कौन सा नहीं है, तो जिसमें वेलोसिटी बहुत कम है वो डेंसर मीडियम। तो ये दीवार है, दीवार लगभग बहुत हाईली डेंस थे वो स्ट्रिंग की तुलना में, तो यहाँ पे वेलोसिटी वॉल में बहुत कम होगी, तो V2 V1 से बहुत कम। तो अगर V2 V1 से बहुत कम तो V1 बाय V2 बहुत बड़ा होगा। तो अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल होगी, आइडियलाइज कर दें तो लगभग जीरो। मतलब मान लिया कि दीवार से टकराई स्ट्रिंग अगर, तो कुछ भी एनर्जी उधर नहीं गई। अब रिफ्लेक्टेड वेव की बात करते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव ये बड़ा हमने V2 माइनस V1 बाय V2 प्लस V1 इनटू AI, ध्यान देना। तो रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये है हमारे पास, V2 V1 की तुलना में बहुत कम है, मतलब V2 है 0.01 मीटर पर सेकेंड और V1 है मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसा। तो V2 अगर V1 की तुलना में बहुत कम है तो V2 में से V1, तो V2 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं ना V1 की तुलना में, तो नेगलेक्ट कर दो। V2 माइनस V1 जो है वो नियरली इक्वल टू रहेगा माइनस V1 ही। V2 नेगलेक्ट मतलब कि 0.1 माइनस 100 नियरली माइनस 100 के बराबर ही आएगा, माइनस 99.99 आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं ना अपन माइनस 100, वैसे ही कुछ। V2 प्लस V1 0.01 प्लस 100 नियरली इक्वल टू 100, तो V2 को आप V1 के सामने नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये V1 इंटू AI, ये V1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया माइनस AI। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फिलहाल ध्यान दें। तो अगर एक ये वॉल कह सकते हैं इसे, फिक्स्ड एंड है ये, तो अगर वेव फिक्स्ड एंड पे टकराती है तो ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड है नियरली जीरो, मतलब कोई एनर्जी आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही, और रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड है माइनस AI। माइनस AI कहने का मतलब कि जो भी एम्पलीट्यूड टकराते वक्त जैसा भी एम्पलीट्यूड था उल्टा होके आएगा, मतलब अगर वेव टकरा रही होगी, जिस वक्त टकरा रही होगी उस वक्त अगर पल्स ऐसी है टकराते टाइम, तो टकराने के बाद पल्स हो जाएगी ये नीचे की तरफ ऐसे, और इससे तो मतलब ऊपर का ठीक नीचे, ये ऐसा कब होता है 180 डिग्री फेज डिफरेंस के बाद साइन का कर्व याद करो आप, तो साइन का कर्व कुछ ऐसा होता था सिंपल हार्मोनिक वेव में, देखा था ना अपन ने, ये 0 ये पाई ये 2 पाई कुछ ऐसा। तो वापस ऊपर से पूरा नीचे आती है कितना एंगल कवर करने के बाद 180 एंगल, पाई एंगल के बाद, पाई फेज के बाद जो पॉजिटिव साइकिल है वो इन्वर्ट होकर बन जाता है नेगेटिव साइकिल। मतलब अगर इंसिडेंट हो रही वेव एम्पलीट्यूड है AI और रिफ्लेक्टेड कहां पे निकल के आ रहा है माइनस AI, इस कहने का मतलब ये है कि वेव पलट गई पूरी। अगर ऊपर पॉजिटिव साइकिल पहुंचा तो पलट के नीचे होगी, अगर ये नेगेटिव साइकिल होगा तो टकरा के लौटेगी जब वो, तो पलट के ऊपर हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे होना या नीचे से ऊपर होना, ये सिलसिला कब नजर आता है आपको 180 के फेज डिफरेंस के बाद। पाई के फेज पर कितने एंगल तक की साइकिल पॉजिटिव है, अगले पाई में नेगेटिव, फिर पाई से 2 पाई वापस नेगेटिव से पॉजिटिव आती है, तो पूरा 180 पाई से 2 पाई के बीच का एंगल डिफरेंस पाई ही होगा। तो एक साइकिल पॉजिटिव से नेगेटिव तब हो जाएगा जब फेज डिफरेंस कितने का होगा 180 का, 180 के एंगल के बाद पॉजिटिव नेगेटिव, 180 के एंगल के बाद नेगेटिव का पॉजिटिव। इसलिए कह सकते हैं यहां से आप, यहां से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है कि वेव reflected from fixed end
wave reflected from fixed end suffers a phase difference of pi. Suffers a phase difference of pi. इस चीज को आपको याद भी रखना है कि फिक्स्ड एंड से वेव अगर रिफ्लेक्ट होगी तो 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई का फेज डिफरेंस। कैसे आपको समझाना है, इसका समझने का लॉजिक एक और भी है कि सोचो आप यहां पे इस वाले पॉइंट पे बात करें अगर, तो ये वेव पहुंची, मान लो ये 1 और 2 नाम दे दूं मैं, तो बोलूंगा बार बार तो आप रिलेट कर सकेंगे। ये इंसिडेंट आई मान लेता हूं मैं, आई रिफ्लेक्टेड ध्यान देना माफी चाहता हूं। आप देखिए कि फिक्स्ड वाले एंड पे अगर वेव 1 इंसिडेंट हो रही होगी तो फिक्स्ड वाले एंड को ऐसा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन तो फिक्स्ड है तो नहीं जा रही। इसका मतलब जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है वो इंसिडेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट को पूरा कैंसिल आउट कर दे रही है। अगर इंसिडेंट वाली वेव चाहती थी कि ये इस तरह का वेव फॉर्म बने तो ये वाला भी ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन नहीं उठ रहा। मतलब कि दीवार ने भी बराबर से फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। इंसिडेंट वेव फोर्स लगाएगी इसे उठाने के लिए, दीवार भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब दीवार जो रिफ्लेक्ट करके वेव भेजेगा वो होनी चाहिए उल्टी। मतलब इंसिडेंट वेव अगर मान लो 0.2 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहेगी तो दीवार की वेव -0.2 सेंटीमीटर मतलब नीचे की तरफ, तो नेट मिलके क्या हो जाएगा, इससे और इससे जोड़ देंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा आपको, 0, जो कि है क्योंकि ये फिक्स है। तो इस नजरिए से भी रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड देखते हैं आप। जैसे कि मान लो एक पल्स भेजी आपने, ये इंसिडेंट पल्स है। इंसिडेंट पल्स की इक्वेशन है मान लो y इज इक्वल टू 0.5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स, आप ये डायरेक्शन मान लिया, ये पॉजिटिव एक्स है ना, तभी का इक्वेशन होता है ना माइनस के एक्स। अब पल्स रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट की इक्वेशन तो जब ये टकराएगी, ये फिक्स्ड एंड है अगर ये, तो टकराएगी तो ये नीचे होकर लौटेगी वेव इस तरीके से, ये रिफ्लेक्टेड, आर लिख देता हूं रिफ्लेक्टेड। हमने देखा कि टकराएगी तो उल्टा इन्वर्ट होकर लौटेगी, तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y इज इक्वल टू 0.5 साइन, अगर ये पॉजिटिव एक्स था तो रिफ्लेक्टेड का नेगेटिव एक्स हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स का क्या लिख देंगे अपन, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ध्यान से देखना जरा क्या बता रहा हूं मैं, इंसिडेंट वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो रिफ्लेक्टिव नेगेटिव। हमने पढ़ा था ना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव ट्रैवल करती है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स लेते हैं अपन। साथ में कितने का फेज डिफरेंस हो गया, ऊपर जा रही थी पलट के नीचे हो गई वेव, तो फेज डिफरेंस कितने का, 180 का। मतलब ये होना चाहिए ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। तो रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन लिखी मैंने, रिफ्लेक्टेड। तो ये यहां से y इज इक्वल टू साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब यहां से ये 180 है ना, तो 180 प्लस थीटा की जगह ही है, तो आ जाएगा माइनस 0.5 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। अब आप देखो कि इंसिडेंट में अगर AI अगर 0.5 था तो AR है माइनस 0.5, जो वहां पे आ रहा था। रटने वाले लोग अंदाजा नहीं लगा पाते इन सब चीजों का, लेकिन इसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आपको वेव का फील नहीं आएगा। तो देखो आप यहाँ पे 0.5 तो यहाँ मिल गया माइनस 0.5, तो ये माइनस 0.5 कैसे मिला, प्लस पाई करा हमने तो, है ना, प्लस पाई करा तब तो ये बाहर आया माइनस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसलिए अगर वेव फिक्स्ड एंड पे टकराएगी तो लौटेगी 180 के फेज डिफरेंस के साथ। मतलब पल्स अगर पॉजिटिव साइड है तो लौटेगी टकराएगी तो नेगेटिव साइड, पल्स अगर नेगेटिव साइड जा रही है तो टकरा के लौटेगी तो ऊपर जाएगी ऊपर। 180 का फेज डिफरेंस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। जल्दी से आप इसे नोट कर लें। आइए बात शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड की। फ्री एंड कहने का मतलब स्ट्रिंग का जो एक सिरा है, ये वेव जनरेट करिए आपने, और ये मान लो एक छल्ला है, रिंग जैसा कुछ मान लो, और ये वर्टिकल रॉड के अंदर डाला हुआ है, इंसर्टेड है। ये मान लो फ्रिक्शनलेस रॉड है, वर्टिकल फ्रिक्शनलेस रॉड। ध्यान दें, तो प्रैक्टिकली जो नजर आता है हमें, पहले वो सीन अगर आपको दिखाऊं मैं,
तो मान लो कि इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड है AI। तो जब ये वेव छल्ले के पास पहुंचेगी, यहां पे पहुंचेगी, तो देखते हैं कि ये ओवरशूट कर जाता है। मतलब कि हम क्या सोच रहे होंगे कि अगर ये एम्पलीट्यूड है तो इसकी भी AI उठना चाहिए इसको ज्यादा, लेकिन ये ओवरशूट कर जाता है ग्रेटर देन AI, एम्पलीट्यूड AI से ज्यादा। तो इससे रिफ्लेक्ट, ये प्रैक्टिकल है जो बता रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कलकी की ग्रिल में एक चूड़ी के साथ धागा बांध दो और झटका देकर देखो, थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए इसके लिए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमने इंसिडेंट वेव भेजी, जो पल्स भेजी वो AI एम्पलीट्यूड की है, लेकिन जो छल्ला है वो ऊपर उड़ आता है AI से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो पलट के नहीं आ रही होगी, क्योंकि अगर पलट के आती तो एम्पलीट्यूड कम होता। रिफ्लेक्टेड वेव सेम फेज में आ रही है। कैसे? आप थोड़ा ऐसे सोचें कि अगर मान लो कि इंसिडेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो है 3 सेंटीमीटर, देखो ये पॉजिटिव पल्स है, और रिफ्लेक्टेड की जो है वो एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर, ये भी पॉजिटिव ही पल्स। तो अगर दोनों इंसिडेंट आ रही है 3 सेंटीमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर से रिफ्लेक्ट हो रही है एम्पलीट्यूड लेकर सेम फेज में, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, तो जब दोनों मिल जाएंगी तो रिजल्ट क्या होगा कि अब जो पल्स होगी उसका एम्पलीट्यूड होगा 4 सेंटीमीटर। दिख रहा है? दोनों इंसिडेंट वाले से ज्यादा, जो यहां पे नजर आता है प्रैक्टिकली। तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो वेव सेम फेज में लौटेगी, पॉजिटिव पल्स का पॉजिटिव ही लौटेगा। एम्पलीट्यूड हो सकता है कि सेम ना हो, 3 के बराबर ना हो, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लौटेगा सेम फेज में। पॉजिटिव साइकिल हिट करेगी तो पॉजिटिव हिट करेगी तो पॉजिटिव ही लौटेगी, नेगेटिव हिट करेगी तो नेगेटिव ही लौटेगी। फ्री एंड मतलब क्या होता है भाई? फ्री एंड का मतलब, फ्री एंड का मतलब कि स्मॉल, वेरी स्मॉल, लीनियर मास डेंसिटी बहुत स्मॉल। तो अगर लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल होगी अगर, तो V काफी हाई होगा, V इज हाई। तो मान लो इस मीडियम में वेव की वेलोसिटी है v1 और फ्री वाले में मान लेते हैं इधर v2। तो यहां बोल सकते हैं कि v2 इज मच मच ग्रेटर देन v1, क्योंकि v2 जो है वो लाइटर है ना। मतलब v2 जो है वहां पे न्यू बहुत कम है, न्यू बहुत कम है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाय न्यू होता है। तो अगर v, अगर न्यू बहुत कम है, स्मॉल है अगर, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए v2 जो यहां से इसके बाद का मीडियम है उसमें न्यू बहुत स्मॉल है, तो उसको मान सकते हैं कि v2 बहुत ज्यादा है v1 से। अब जरा ध्यान दीजिए, ट्रांसमिटेड पल्स की वेलोसिटी क्या थी भाई, एम्पलीट्यूड क्या थी? 2v2 बाय v1 प्लस v2 इनटू एम्पलीट्यूड AI। v2 अगर बहुत ज्यादा है तो v2 की तुलना में v1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन, तो ये v2 ही लिख दिया इनटू AI। तो v2 कट गया, यहां से लिख दिया हमने ट्वाइस AI। मतलब ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड कितनी होगी? इंसिडेंट वेव की दोगुनी, AI, 2AI। और रिफ्लेक्टेड वेव की क्या था फॉर्मूला? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 इनटू AI। v2 की तुलना में हम चाहे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं v1 को, तो ये हो गया v2, यहां भी नेगलेक्ट कर दिया तो ये हो गया v2 ही। यहां से यहां कैसे लिखा मैंने? v1 को नेगलेक्ट कर दिया v2 की तुलना में, मतलब v2 अगर 100 है तो v1 है 0.1, तो 100 माइनस 0.1 इज नियरली इक्वल टू 100। तो ये अप्रॉक्सीमेट किया मैंने यहां से, तो ये v2 कैंसिल आउट, ये AI। देख लो इस बार माइनस AI नहीं आया। रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड फिक्स्ड एंड से भी आप देख रहे थे, तो वहां पे AR इज इक्वल टू आया था माइनस AI। इसका मतलब क्या था भाई? इसका मतलब ये था कि वेव पलट के लौट रही थी। पॉजिटिव साइकिल अगर टकराई होगी तो लौटी होगी नेगेटिव साइकिल, लेकिन यहां रिफ्लेक्टेड का देख लो प्लस AI है, मतलब पॉजिटिव टकराई होगी तो लौटी भी होगी पॉजिटिव। आइडियल फ्री एंड है, मतलब v2 के सामने v1 को अगर नेगलेक्ट कर सकते हैं आप, अगर v2 बहुत ज्यादा है अगर, तो न्यू अगर नियरली इक्वल टू 0 तो v2 बहुत हाई हो जाएगी वैल्यू, तो ऐसे केस में AR इज इक्वल टू AI। वरना जेन्युइन फॉर्मूला तो यही है, अप्रॉक्सीमेट कर दिया तो ये आ गई वैल्यू। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अ वेव reflects in the same phase. A wave reflects in the same phase when
रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फ्री एंड, अगर किसी फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही होगी वेव तो सेम फेज में लौटेगी। आइडियल कंडीशंस की बात करें तो वही एम्पलीट्यूड लेकर लौटेगी, है ना। और प्रैक्टिकल में बात करें तो अगर एम्पलीट्यूड सेम ना भी हो तो भी अगर पॉजिटिव साइकिल हिट करेगी तो लौटेगी भी पॉजिटिव ही साइकिल, ताकि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो इंसिडेंट वाले से ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये की कहानी पॉजिटिव साइकिल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड और रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। अब इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लो ताकि इस एनालिसिस का थोड़ा न्यूमेरिकल सेंस भी आ जाए आपको। जल्दी से आप इसे नोट कर लें। आइए इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। एक थिक स्ट्रिंग है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी 9 न्यू और थिनर वाले स्ट्रिंग की न्यू। कह रहे हैं कि थिकर वाले स्ट्रिंग पे जो वेव ट्रैवल कर रही है उसकी इक्वेशन ये रही y = 0.5 sin ωt - kx। आपसे पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स की इक्वेशन क्या होगी। तो पहले आपको एम्पलीट्यूड निकालनी पड़ेगी, आपको तो निकाल लो। पहले वेव की वेलोसिटी, इस वाले मीडियम में वेलोसिटी कितनी होगी? √T/9 न्यू, मतलब इसे लिख सकते हैं 1/3 √T/न्यू, और इस वाले मीडियम में वेलोसिटी √T/न्यू। अगर मान लो इसको v बोल दूं मैं, जिसका 3 गुना ही है, तो इससे बोल सकते हैं 3v। एक ही बात है यार, इसको v बोलोगे तो ये v/3, इसे v बोलोगे तो ये 3v, मतलब 3 गुना ज्यादा वेलोसिटी है लाइटर वाले पे। तो एम्पलीट्यूड निकाल दो पहले। एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव क्या था? 2v2 by v1 plus v2 into ai। तो ध्यान देना 2v2, v2 ये रहा ना आपका, इसकी वैल्यू कितनी है? 3v, तो 2 into 3v डिवाइडेड बाय v1 plus v2, v1 है v, तो v plus 3v इंटू 0. देखो ये एम्पलीट्यूड कितना, इंसिडेंट का कितना एम्पलीट्यूड है? ये 0.5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, 0.5 यूनिट्स, 0.5 मतलब कितनी वैल्यू आ गई काट पीट के? 2 3 6/4, मतलब ये आ गया 6/4, मतलब 3/2 इंटू 0.5। यही हुआ ना, वीवी कट गया 6v/4v, ठीक है, मतलब आ गया 1.5 0.75 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो वो दिया नहीं, तो मैं भी नहीं लिख रहा। ये ट्रांसमिटेड की एम्पलीट्यूड, रिफ्लेक्टेड का क्या था भैया? v2 - v1 by v2 plus v1 into ai। देखो मैंने बोला था ना कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखेंगे तो डायरेक्ट हिट कर सकेंगे ऐसे क्वेश्चंस आप, इसलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी याद रखें। एनालिसिस तो याद रखना जरूरी है, वो तो समझने का कॉन्सेप्ट है अपना। अभी निकाल दो v2 क्या है? 3v, 3v minus v, 3v plus v into ai की जगह 0.5, मतलब कितने आ गई वैल्यू? 3v minus v आ गया 2v, 2v/4 मतलब 1/2, 0 ये मतलब 0.25 आ गई वैल्यू। डिवाइड करके देख लो, कैलकुलेशन दे देना आप। 2/4 सही। ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड ये दोनों की एम्पलीट्यूड्स आ गई। अब आ जाइए लिखो इक्वेशन। पहले ट्रांसमिटेड की इक्वेशन लिखते हैं आप। इंसिडेंट किधर जा रही थी? इक्वेशन देख के बता सकते हैं ना अपन, ωt - kx है, तो -kx मतलब किधर जा रही थी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है। तो जा रही उधर ही, लेकिन एम्पलीट्यूड अब 0.5 नहीं रहा, कितना हो गया? 0.75। तो ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन हो गई y = 0.75 sin ωt - kx। और रिफ्लेक्टेड की, रिफ्लेक्टेड की एम्पलीट्यूड कितनी आई? 0.25, तो 0.25। लेकिन अगर इंसिडेंट वेव जा रही थी पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, तो रिफ्लेक्टेड उल्टा लौटेगी नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए sin ωt - kx की जगह क्या लिख देंगे अपन? ωt + kx। ये रही आपकी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव्स की इक्वेशन। तो सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको डिटेल्ड एनालिसिस के जरिए आपको बताया मैंने कि रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव्स की एम्पलीट्यूड क्या होती है और प्रॉपर्टीज क्या होती है। फेज डिफरेंस का फंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड एंड से, ये एंड फिक्स्ड नहीं है भैया,
कोई बोले कि 180 का फेज डिफरेंस यहाँ पे सर दिखा नहीं रहे, 180 का फेज डिफरेंस रिफ्लेक्टेड में क्यों दिखाऊं, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड तो है नहीं। ये दिमाग में फिक्स कर दिया गया होता तो लौटती हुए तो डायरेक्ट लिख सकते थे अपन, है ना। अगर फिक्स्ड एंड होता, अगर ये एंड फिक्स कर देते अगर अपन, तो रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड भी मालूम होती है हमें, AR इज इक्वल टू माइनस AI। तो फ्री एंड और फिक्स्ड एंड ये स्पेशल केसेस हैं जब बाउंड्री बिल्कुल फ्री हो या बाउंड्री बिल्कुल फिक्स हो, ये बीच का मसला है। इसलिए यहां 180 का प्लस पाई लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है पॉइंट ये? यहां से कहानी रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन खत्म होती है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जितनी चीजें पढ़ाता हूं मैं वो सारी चीजें नोट करें, और डिस्कशन के दौरान जो बातें बोलता हूं जो मैं लिख नहीं पाता, अगर आप उन बातों में कोई चीजें इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी जरूर नोट डाउन कर लिया करें। ये प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।